कल्पना कीजिए एक ऐसी दोपहर की जहां कोलकाता की सड़कों पर भगवा गुलाल और शंखों की आवाजें सिर्फ एक चुनावी जीत का शोर नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी लकीर खिंच जाने का संकेत है। 4 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की धरती पर वो राजनीतिक भूकंप आया है जिसकी धमक ढाका से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही है। ये जीत सिर्फ ममता बनर्जी के 15 साल के अभेद्य किले के ढहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने पड़ोसी देश बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। वॉशिंगटन और मॉस्को जैसे बड़े मुल्कों के कूटनीतिज्ञ आज हैरान हैं कि आखिर रातों रात बंगाल की सियासत का रुख कैसे बदल गया और कैसे एक झटके में वो सिंडिकेट ध्वस्त हो गया जो दशकों से सीमा पार के हितों की रक्षा कर रहा था। आज ढाका की संसद में मातम जैसा सन्नाटा है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि अब भारत की पूर्वी सीमा पर सॉफ्ट बॉर्डर वाला दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे चुनावी खेल की असली पटकथा वोटिंग से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसे दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल रखा गया। चुनाव आयोग और दिल्ली के सत्ता गलियारों ने मिलकर एक ऐसी घेराबंदी तैयार की जिसने बंगाल की राजनीति की चूल्हे हिला दी। कल्पना कीजिए कि अचानक एक राज्य की वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम गायब हो जाएं। ये वो नाम थे जो सालों से बंगाल की सत्ता की चाबी अपने पास रखते थे। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने जब डेटा खंगालना शुरू किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बीजेपी का ये दावा कि ये 91 लाख लोग वो अवैध घुसपैठिए थे जिन्होंने फर्जी कागजातों के दम पर भारतीय लोकतंत्र को बंधक बना रखा था, अब एक कड़वी हकीकत बनकर सामने आया है। इस एक फैसले ने टीएमसी और उन बाहुबलियों की कमर तोड़ दी जो सीमा पार से आने वाले वोटों के दम पर राज करते थे। आज ढाका की संसद में जो हड़कंप मचा है उसकी वजह बहुत साफ है। जैसे ही बंगाल के नतीजों ने बीजेपी को 190 सीटों के पार पहुंचाया, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी में इमरजेंसी जैसी बहस शुरू हो गई। वहां के कूटनीतिज्ञों को डर है कि अब भारत उन करोड़ों लोगों को वापस धकेलने की तैयारी कर रहा है जिन्हें वो अवैध प्रवासी मानता है। बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए ये किसी तबाही से कम नहीं है, क्योंकि वो एक साथ इतने बड़े मानवीय संकट को झेलने की स्थिति में नहीं है। अब तक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अकेले घुसपैठ के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब बंगाल में भी वैसी ही विचारधारा वाली सरकार आने से सीमा पार से होने वाली मानव तस्करी और मवेशियों के अवैध व्यापार पर मौत का शिकंजा कस गया है। 2026 का ये नया बंगाल अब असम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को राज्य पुलिस का वो सहयोग मिलेगा जो पिछले कई दशकों से गायब था। बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक स्पेशल टास्क फोर्स उन 91 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स और दस्तावेजों की जांच शुरू कर देगी जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। मोदी सरकार का संदेश बिल्कुल सीधा और कड़ा है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सीएए के जरिए उन लोगों को तो बाहें फैलाकर नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक प्रताड़ना झेल कर आए हैं, लेकिन जो लोग किसी खास एजेंडे या आर्थिक घुसपैठ के तहत यहाँ बसे हैं उनके लिए अब सिर्फ डिटेंशन कैंप या डिपोटेशन का रास्ता ही बचा है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चिंता भारत की पुशबैक पॉलिसी है। अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में है। वो स्मार्ट फेंसिंग और बाड़ लगाने का काम जो सालों से बंगाल सरकार के अड़ंगों की वजह से रुका हुआ था, अब कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई है। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बंगाल में राष्ट्रवाद की ये लहर उसकी विस्तारवादी नीतियों के लिए एक बड़ी दीवार साबित होगी। अब भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीति की शर्तों को अपनी शर्तों पर तय करेगा, क्योंकि सीमा पर अब हमारी पकड़ मजबूत है। सवाल अब उन लोगों का है जिनका नाम लिस्ट से कटा है। दिल्ली के पावर गलियारों में चर्चा है कि सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत अवैध प्रवासियों को वोट देने या संपत्ति खरीदने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। उन्हें वर्क परमिट तो दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय नागरिकता और सरकारी सुविधाओं का लाभ उनके लिए एक सपना बन जाएगा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो घुसपैठियों को खुद ब खुद वापस जाने पर मजबूर कर देगा। बंगाल की ये जीत तुष्टीकरण की राजनीति के अंत का आधिकारिक ऐलान है। वो धरती जो कभी क्रांतिकारियों की भूमि थी और पिछले कुछ सालों में गलत कारणों से चर्चा में रही, उसने 2026 में अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा ली है। अब सोनार बांग्ला का सपना महज एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। हालांकि बांग्लादेश इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है और मानवाधिकारों का वास्ता देकर दुनिया की सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन भारत ने अपनी फाइलें तैयार कर ली हैं। डिजिटल इंडिया और आधार डेटा के मिलान ने हर फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। विदेशी मीडिया जो इस चुनाव को लोकतंत्र का अंत बता रहा था, उसे बंगाल की जनता ने लंबी कतारों में लगकर करारा जवाब दिया है। अब बंगाल में विकास का वो मॉडल लागू होगा जो उत्तर प्रदेश और गुजरात में देखा गया है। उद्योगपति जो अब तक बंगाल आने से कतराते थे,
वे अब कोलकाता और हल्दिया में निवेश की योजना बना रहे हैं क्योंकि अब उन्हें वहां शांति और सुरक्षा का भरोसा दिख रहा है। हर इंच जमीन पर अब सैटेलाइट की नजर है और ड्रोन निगरानी को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। पुराने रास्तों से घुसपैठ करना अब मौत को दावत देने जैसा होगा। ये 2026 का भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और अपने लोकतंत्र को शुद्ध करना भी। अब एक बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्या बांग्लादेश इस शरणार्थी संकट को संभाल पाएगा या फिर भारत का ये सख्त रवैया दक्षिण एशिया में एक नए भू राजनीतिक संघर्ष को जन्म देगा? आपको क्या लगता है, क्या वोटर लिस्ट से इन 91 लाख लोगों का नाम हटाना भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।